आज हम जर्मनी का एकीकरण 1815 से 1870, इससे पूर्व हमने बिस्मार्क के बारे में जाना था, बिस्मार्क की नीति। आज हम फ्रांस और प्रशा का युद्ध, जर्मन साम्राज्य की स्थापना, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रांस और प्रशा के युद्ध का परिणाम, इटली और जर्मनी के एकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन, इसको समझेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किन विभिन्न मतलब बातों को पूरा करता हुआ पूर्ण होता है और किस प्रकार से जर्मनी एक होता है, और इटली और जर्मनी के बीच में मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। तो पहला है फ्रांस और प्रशा का युद्ध। फ्रांस और प्रशा का युद्ध, प्राग की संधि के पश्चात फ्रांस और प्रशा के संबंध बिगड़ गए थे। मतलब प्राग की संधि से फ्रांस और प्रशा के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे, उनमें खटास पैदा हो गई और आपसी मतभेद और बढ़ गए थे। ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्धों में नेपोलियन तृतीय इसलिए तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया और प्रशा का जब युद्ध हो रहा था तो नेपोलियन ने ज़्यादा मतलब कुछ नहीं किया, तटस्थ रहा अपनी जगह पर। तो उसका जो तटस्थ रहने का क्या कारण था? प्रथम तो उसे बेल्जियम अथवा राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश प्राप्त होने की आशा थी। उसको ये आशा थी कि जो राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी उसको ये आशा थी कि ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य युद्ध इतना खिंचेगा कि दोनों उसे पंच बनाने के तैयार होंगे। तो ये उसका विचार था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध अगर ज़्यादा लंबे समय तक खिंचता है और लंबे समय तक होता रहता है तो उससे उसे लाभ ही होगा, क्योंकि इसका जो निपटारा करने के लिए उसको मध्य में लिया जा सकता है, यानी पंच बनाया जा सकता है। लेकिन बिस्मार्क यह सब समझ रहा था कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। बिस्मार्क ने अपने संस्मरणों में यह लिखा है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए फ्रांस और प्रशा का युद्ध पूर्ण रूप से होगा। मतलब बिस्मार्क को यह पूरी आशा थी कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए फ्रांस और प्रशा में युद्ध होना संभव है और युद्ध होगा, तभी संभव है। सेडोवा के युद्ध के बाद फ्रांस और प्रशा के संबंधों में निरंतर यानी सेडोवा का जो युद्ध हुआ उससे क्या परिणाम निकला कि फ्रांस और प्रशा के जो संबंध थे वो निरंतर क्या थे, बिगड़ते गए, मतलब सुधरने का नाम नहीं लिया। और उनके संबंधों के बिगड़ने के कुछ रीजन्स भी थे जिसके कारण फ्रांस और प्रशा के जो संबंध थे वो पूर्व की अपेक्षा और अधिक बिगड़ते चले गए। तो उसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाकर फ्रांस ने मैक्सिको में हस्तक्षेप करना। तो फ्रांस की जो नीति थी वो एक तरह से चातुर्यपूर्ण नीति, कूटनीति, मतलब अपना लाभ देखना। और अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उसका लाभ उठा फ्रांस ने मैक्सिको में हस्तक्षेप कर दिया। तो एक तो ये रीजन भी, और दूसरा क्रीमिया युद्ध के कारण रूस व फ्रांस की शत्रुता होना, यह स्वाभाविक ही था। नंबर 3, प्रशा द्वारा रूस की नीति का समर्थन कर रूस की मित्रता प्राप्त करना। प्रशा द्वारा रूस की नीति का समर्थन करना, जबकि रूस की नीति उस समय जो था वो ऑस्ट्रिया मान रहा था ये गलत नीति है, और रूस ने उसकी नीति का समर्थन किया और रूस की मित्रता का लाभ प्राप्त करना चाहता था। यानी प्रशा चाहता था कि रूस भी उसके फेवर में आ जाए, जिससे कि उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो सके।
नंबर 4, जर्मनी की जनता का फ्रांस से नाराज होना, जो कि मतलब एकदम संभव था, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जर्मनी के लिए भी लाभकारी हो। तो जर्मनी जनता ये मान रही थी कि फ्रांस ही उनकी एकीकरण में सबसे ज्यादा बाधक बना हुआ है। तो जर्मनी की जनता का फ्रांस से नाराज होना और जर्मन लोगों का यह मानना था कि फ्रांस ही जर्मनी के एकीकरण में बाधक है और जर्मनी की जनता में इसीलिए असंतोष की व्याप्तता फ्रांस को लेकर कि फ्रांस अपना हित देख रहा है और जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। नंबर 5, दक्षिण जर्मनी के 4 राज्य बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बेर्लिन तथा हेसे अब भी जर्मन संघ की उपेक्षा कर रहे थे। तो दक्षिण जर्मनी के 4 राज्य थे बवेरिया, वुर्टमबर्ग और बेर्लिन तथा हेसे अब भी जर्मन संघ की उपेक्षा कर रहे थे, जिससे भी कि जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी और फ्रांस और प्रसा के बिगड़ते हुए संबंधों में ये भी एक कारण माना जा सकता है। जर्मन साम्राज्य की स्थापना, नेक्स्ट टॉपिक है जर्मन साम्राज्य की स्थापना। बिस्मार्क ने 18 जनवरी 1871 को वर्साय के प्रसिद्ध शीश महल में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें जर्मन राज्यों के सभी शासक व सेनानायक उपस्थित हुए। इस भव्य दरबार में मंच पर प्रशा के सम्राट विलियम को बैठाया गया। तो शीश महल में भव्य दरबार का आयोजन होता है, जिसमें बिस्मार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विलियम को जो मंच पर सुसज्जित मंच पर बिठाया जाता है। दरबार में सम्राट विलियम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि विलियम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया जाता है तथा बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम का राज्य अभिषेक भी किया। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान कि राज्याभिषेक भी किया गया उनका। इस प्रकार जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हुआ। तो बिस्मार्क की कूटनीति से यह संभव हो पाया और बिस्मार्क अच्छी प्रकार से जानता था कि सम्राट विलियम को सम्मान और उनका राज्याभिषेक करने से ही जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हो सकता है, इसीलिए बिस्मार्क ने ऐसा किया। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? 28 जनवरी 1871 ईस्वी को पेरिस के पतन के साथ ही फ्रांस प्रसा युद्ध समाप्त हो गया और 26 फरवरी को फ्रांस और प्रसा के बीच शांति संधि की प्रारंभिक शर्तों पर 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यूरोप के इतिहास में 1871 से 1890 तक के काल को बिस्मार्क युग की संज्ञा दी जाती है। तो बिस्मार्क का इतना बड़ा योगदान रहा जर्मनी के एकीकरण में और इसीलिए यूरोप के इतिहास में विभिन्न विद्वान जो है 1871 से 1890 तक के काल को बिस्मार्क युग की संज्ञा देते हैं। इसके बाद फ्रांस और प्रशा के युद्ध का परिणाम। तो फ्रांस और प्रशा के युद्ध का क्या परिणाम निकला ये देखते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ। फ्रांस और प्रशा के युद्ध का मुख्य परिणाम जर्मनी का एकीकरण है। दक्षिण जर्मनी के राज्यों का जर्मन संघ में विलय हो जाने से एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। तो फ्रांस और प्रशा के युद्ध का परिणाम बहुत ही संतोषजनक माना जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद है इटली और जर्मनी के एकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण में क्या थोड़ा अंतर था और जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ,
इटली और जर्मनी का एकीकरण कई अर्थों में समान था, मतलब कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। दोनों देश राजनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए थे। पहली समानता तो ये थी कि दोनों देश जो थे राजनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए थे और प्रत्येक देश में छोटे छोटे राज्य थे। दूसरी समानता ये जो पारस्परिक संघर्षों के कारण निरंतर कमजोर होते जा रहे थे, निर्बल होते जा रहे थे। ये एक तरह से नकारात्मक रूप देखने को मिलता है। किंतु फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन की विजय के कारण दोनों देशों में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। तो नेपोलियन की विजय और सफलता ने दोनों देशों में राष्ट्रीयता यानी जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया या संचार हुआ। लोग तुलना करते हैं कि इन दोनों में क्या थोड़ी बहुत असमानता थी। इटली के एकीकरण की समस्या जर्मनी से अधिक जटिल थी, मतलब इटली का एकीकरण इतना आसान नहीं था जितना कि जर्मनी का फिर भी आसान था, लेकिन इटली का एकीकरण की समस्या जर्मनी से अधिक जटिल थी। इटली में गुप्त समितियों ने लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। गुप्त समितियों का काफी योगदान माना जाता है इटली के एकीकरण में, जबकि जर्मनी में गुप्त समितियों का स्थान नगण्य था। यहाँ हालांकि जार्मन जैसा संघ काम कर रहा था। इटली का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के बिना संभव नहीं था, मतलब इटली का एकीकरण बिना बाहरी विदेशी सहायता के संभव था, जबकि जर्मनी का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के केवल प्रशा की शक्ति द्वारा ही संपन्न हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के, मतलब बिना किसी विदेशी सहायता, जबकि इटली को विदेशी सहायता की जरूरत थी, तो केवल प्रशा की शक्ति द्वारा ही संपन्न हुआ। तो हमने आज इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत फ्रांस और प्रशा के युद्ध और फ्रांस और प्रशा के बिगड़ते हुए संबंधों के निम्नलिखित कारणों के बारे में जाना, जर्मन साम्राज्य की स्थापना, फ्रैंकफर्ट की संधि जिसके अंतर्गत हम देखा कि यूरोप के इतिहास में 1871 से 1890 तक के काल को बिस्मार्क युद्ध की संख्या दी जाती है। फ्रांस और प्रशा के युद्ध का परिणाम के रूप में क्या निकला कि जर्मनी का एकीकरण और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर हमने देखा इटली और जर्मनी के एकीकरण का तुलनात्मक क्या अध्ययन है। तो इसमें तुलना ये है कि इटली के एकीकरण की समस्या जर्मनी से अधिक जटिल थी। इटली में गुप्त समितियों ने लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया, जबकि जर्मनी में गुप्त समितियों का स्थान नगण्य था और इटली का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के ही संभव नहीं था, और जबकि जर्मनी का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के हुआ और केवल प्रशा की शक्ति द्वारा ही संपन्न हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के बारे में जाना। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कि आज बस इतना ही। ओके। अब हम प्राग की संधि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राग की संधि क्या थी? 26 जुलाई को नेपोलियन द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर प्रशा व ऑस्ट्रिया के बीच निकोलसन वर्ग की अस्थायी संधि हो गई थी। निकोलसन की अस्थायी संधि के बाद 23 अगस्त 1866 को प्राग की स्थायी संधि हुई। इस संधि की नीति शर्तें थीं। तो प्राग की संधि जो है वो निकोलसन की संधि के बाद 23 अगस्त 1866 को
प्राग की अस्थायी संधि, इस संधि की निम्न शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी उसको देखेंगे। नंबर 1, वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया। ठीक है, शर्त नंबर 1 में वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया। नंबर 2, ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मन परिसंघ प्रशासक के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। क्या था? ऑस्ट्रिया ने स्वीकार किया कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मनी परिसंघ प्रशासक के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। इस नए संघ में ऑस्ट्रिया का कोई स्थान नहीं था। मतलब ऑस्ट्रिया ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रिया का इस नए संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 3, मेन नदी में दक्षिण में स्थित राज्यों, मेन नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों जैसे बुटर्नबर्ग, बवेरिया, बादेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, बुटर्नबर्ग, बवेरिया और बादेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस संधि का तो प्राग की संधि के अंतर्गत। नंबर 4, वेनेशिया इटली को दे दिया गया। वेनेशिया जो था वो इटली को प्रदान कर दिया गया। तो हमने देखा प्राग की संधि के अंतर्गत कौन कौन सी बातें सम्मिलित थी। नंबर 1, वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया। नंबर 2, ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मनी परिसंघ प्रशासक के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। इस नए संघ में ऑस्ट्रिया का कोई स्थान न था। तीसरा, मेन नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों जैसे बुटर्नबर्ग, बवेरिया, बादेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई और तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और नंबर 4 था, वेनेशिया इटली को दे दिया गया। तो इसमें इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।